गुड इवनिंग सर। जी, कैसे हैं आप सब? बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जी, देखिए लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मिसचीफ, रिष्टी। भाई किसी को कुछ समझ ना आया हो लास्ट क्लास में, रिष्टी किसे कहते हैं, क्या होता है रिष्टी? कल्पना चौहान, आप बताइए रिष्टी क्या होता है? किसी जी सर, किसी संपत्ति को, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट, संपत्ति को इस तरह से नष्ट करना है कि उसकी उपयोगिता, मूल्य की मतलब सर उसका उपयोगिता नष्ट हो जाए। बहुत बढ़िया। देखिए, या तो संपत्ति पूरी तरह से भी नष्ट हो सकती है या उसको इस प्रकार से भी नष्ट हो सकती है कि कुछ भाग नष्ट हो गया, उसकी उपयोगिता में कमी आ गई, है ना। जैसे कि किसी अंगूठी आपने नदी में फेंक दी तो वो पूरी की पूरी नष्ट हो गई। अब वो उसके मिलने की संभावना नगण्य है। नदी में कौन छलांग मारेगा अंगूठी ढूंढने के लिए, है ना। और किसी संपत्ति को पार्टली डैमेज कर देना, मान लीजिए आपने किसी की किताब के कुछ पन्ने फाड़ दिए, तो कुछ पन्ने फाड़ देने से क्या है कि उसकी उपयोगिता में कमी आ गई ना। भाई आईपीसी की किसी की बैरक है, उसके आप कुछ पेज फाड़ दीजिए तो उसका महत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उतना हिस्सा वो नहीं पढ़ पाएगा बंदा जितने हिस्से के पेज आपने नष्ट कर दिए उसके। तो ये रिष्टी, इसमें हमने कुछ इसके दंडों के विषय में भी पढ़ा। तो हम लोग 431 तक डील कर चुके थे लास्ट क्लास में। और आगे की धाराएं जो हैं 432, 433, 434, 435, ये आपको सेल्फ पढ़नी है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेशन इन धाराओं में नहीं है। 436 वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसको पढ़ लेना बिल्कुल जायज़ रहेगा। इसको हम देख लेते हैं। इस पर एग्ज़ाम में भी समस्या भी आई है, मुख्य परीक्षा में भी पूछा गया है इसे। तो ये कह रहा मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय हाउस एट्सेट्रा। देखिए, किसी के घर आदि को अग्नि या विस्फोटक से जलाकर जो है नष्ट करना, ठीक है, ये 436 आईपीसी बताता है। तो 436 कह रहा है हुएवर कमिट्स मिसचीफ बाय फायर और एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस intending to cause or knowing it to be likely that he will be thereby cause the destruction of any building which is ordinarily used as a place of worship or as a human dwelling or as a place for the custody of property shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। देखिए, जो 436 है, 436 जो धारा है वो रिष्टी के बारे में बात कर रहा है। लेकिन रिष्टी काहे की है यहाँ पे? किसी के गृह आदि को आग के द्वारा या विस्फोटक के द्वारा यदि आप कोई नष्ट करेगा तो 436 का अपराध बनेगा। और 436 में जो सज़ा का प्रावधान है वो अप टू LI है, अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट यहाँ इसमें दिया जा सकता है, ठीक है। या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इज दैट ओके? तो ये जो धारा है 436, ये ट्रायल बाय किसके है भाई? इसका जो ट्रायल होगा वो किसके समक्ष होगा? एनु एनु सर सेशन ट्रायल हो इसका? जी, जब मैं नाम लेके पूछूं तो थोड़ा सा वेट किया कीजिए और जिसका नाम लिया जाता है पहले उसे अवसर ओके सर, दीजिए। ओके ठीक है सर। पास हो जाने पर आपको अवसर मिले। जी, एनु, क्या सरजीत शर्मा सही कह रहे हैं? जी सर। मैंने पूछा कि 436 का ट्रायल किस न्यायालय के द्वारा किया जाता है? सेशन कोर्ट के सर। क्यों? ये तो हमें नहीं पता। ये तो हमें नहीं पता।
अरे जहाँ आजीवन कारावास की सज़ा है तो आजीवन कारावास की सज़ा देने का जो राइट है वो सत्र न्यायालय को ही है ना। जी सर। जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय हैं जो लोअर कोर्ट में जो वो केवल 7 वर्ष तक की सज़ा के मामलों को सुनते हैं, ठीक है। तो इसलिए चूँकि यहाँ लाइफ जहाँ भी आपको लाइफ मिलेगी, लाइफ LI जहाँ भी मिलेगी, वो सीधा सा है कि वो ऑनरेबल सेशन कोर्ट के द्वारा ही उसको सुना जाएगा, ठीक है। तो ये अति महत्वपूर्ण एक धारा है रजिस्ट्री में, ठीक है। बाकी सब धाराएं और आप सेल्फ देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड इसमें नहीं है। जो रजिस्ट्री का इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको कवर करा चुका हूँ। और एक 440 और देख लीजिए। 440 कह रहा मिसचीफ कमिटेड आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ और हर्ट। ये कह रहा है कि मृत्यु या उपैती कारित करने की तैयारी के पश्चात की गई रजिस्ट्री, तो 440 में कवर होगा यदि कोई रजिस्ट्री करेगा। और कैसे करेगा? प्रिपरेशन के साथ करेगा। कैसी प्रिपरेशन के साथ करेगा कि यदि मेरा कोई प्रतिरोध हुआ उस रजिस्ट्री करने में तो मैं हर्ट पहुंचाऊं या मृत्यु कारित कर दूं ऐसे व्यक्ति की, तो ऐसी तैयारी के साथ जो करेगा वहाँ 440 उस पर अप्लाई होगा। क्या कहता है 440? ये कह रहा है whoever commits mischief having made preparation for causing to any person death or hurt or wrongful restraint or fear of death, ठीक है, or of hurt or of wrongful restraint shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine, ठीक है। ये कह रहा मृत्यु या उपैती कारित करने की तैयारी के पश्चात की गई रजिस्ट्री। ये कह रहा है 440 कि जो कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे उपैती या उसका सदोष अवरोध कारित करने की अथवा मृत्यु या उपैती का या सदोष अवरोध का भय कारित करने की, ठीक है, तैयारी करके रजिस्ट्री करेगा, वे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इज दैट क्लियर? सर जी। प्रीति जी हमारे साथ एक आईडी जुड़ी हुई है। प्रीति जी आप कहाँ से हैं प्लीज़? Yes sir, I am from Jodhpur. ओके ओके, वेलकम मैम, वेलकम। Thank you sir. पहले भी हमारे साथ जुड़े हैं क्या आप क्लास में कभी? नहीं सर, क्लास ज्वाइन नहीं करी, मैंने लिया था बट लिंक मेरे को जैसे आप कोई पोस्ट वगैरह कर रहे थे वो ज़रूर मिला था बट ज्वाइन करने का टाइम नहीं मिला था। ओके ओके ओके, क्योंकि फैमिली वर्क का था, तो अब मेरा थोड़ा सा ये है कि मेरे को वर्क के साथ में ये भी ज्वाइन करना है। जी 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 जी, चलिए स्वागत है मैम। आप प्रैक्टिस में हैं कि तैयारी में ही हैं केवल? सर दोनों है, हस्बैंड है एडवोकेट, तो उनके साथ में ही हैं। अच्छा, आप प्रैक्टिस में भी हैं और जुडिशल सर्विस की तैयारी भी कर रही हैं? हाँ, तो मुझे अभी करना है, थोड़ा सा टाइम पीरियड भी इसमें रह गया था एग्ज़ाम वगैरह के बाद में, तो अब वापस ज्वाइन करना है। तो आप HGS के लिए एलिजिबल हैं क्या? हाँ, मैं लॉ कंप्लीट हो गया, ये हो गया, फाइनल ईयर भी हो गई, इसी साल रजिस्ट्रेशन भी हो गया। अच्छा अच्छा, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर HGS। अभी HGS के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं क्योंकि HGS के लिए मिनिमम 7 ईयर प्रैक्टिस चाहिए होती है ना। अच्छा, तो सर राजस्थान के लिए अभी है क्या निकली भी? नहीं, राजस्थान का तो अभी शायद नहीं है कोई एग्ज़ाम। और तो जो है आप अभी जुडिशल जो लोअर जुडिशरी होती है PCSJ जिसको बोलते हैं, उसके लिए यदि आप आपको एज अलाउ करती है आपकी, तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं, है ना? 32 है सर मेरा। हाँ, तो यू आर एलिजिबल, यू आर इन। जैसे अभी वेरियस स्टेट की अभी निकल रही है। कोई है क्या अभी फिलहाल नोटिफिकेशन चल रहा है क्या कोई बच्चों कहीं? पीछे
शायद। मेरा तो सर ज़्यादा तो राजस्थान का ही मेरे को करना है। हाँ हाँ हाँ, जैसे जेएलओ वगैरह हो, जी जी जी, उसमें हो तो भी आई कैन। यस यस यस। चलिए मैम, स्वागत है आपका क्लास में। तो हाँ, क्योंकि नॉलेज तो सर ये लॉ का नॉलेज तो सभी में काम आएगा। हाँ, चाहे आप प्रैक्टिस करें तब भी आपको लॉ की आवश्यकता पड़ेगी। ये तो ऐसा फील्ड है हाँ कि इससे आपको और टच में भी रहना पड़ता है, चाहे हम वकालत करें, चाहे हम जुडिशरी। हाँ सर, वो अपडेट तो हर हाँ, टाइम रहना पड़ता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो चलिए, अब अगला जो इसका पोर्शन है भाई, एक्चुअली हम आईपीसी पढ़ रहे हैं मैम, आप समझ ही गए होंगे। और आईपीसी का हम चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे हैं फ़िलहाल। चैप्टर नंबर 17 जो है वो संपत्ति के विषय में बात करता है, संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बात करता है। तो इसके डिफरेंट सेगमेंट बीच बीच में अलग अलग हिस्से हैं। अब अगला जो इसका हिस्सा शुरू होने जा रहा है वो बात कर रहा है ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास, आपराधिक अतिचार के विषय में। ठीक है, अतिचार शब्द आप सब जानते ही होंगे। फिरोज, क्या समझते हैं आप अतिचार से? फिरोज। सर इसमें मतलब जबरदस्ती प्रवेश कर लेना, यानी तोड़ देना या मोड़ देना, इस तरीके से अतिचार का मतलब ये है कि जहां आपको घुसने की परमिशन ना हो वहां आपका एंट्री करना, जहां आपका राइट ना हो प्रवेश का और वहां आप प्रवेश करें तो उसको ट्रेसपास बोला जाता है। और क्रिमिनल ट्रेसपास क्या है वो 441 बता रहा है, ये डेफिनेशन बता रहा है 441 की। ठीक है, ये कह रहा है हुएवर एंटर्स इनटू और अपॉन प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ अनदर विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस और टू इंटिमिडेट, इंसल्ट or annoy any person in possession of such property or having lawfully entered into or upon such property unlawfully remains there with intent thereby to intimidate, insult or annoy any such person or with intent to commit an offence is said to commit criminal trespass। ठीक है भाई, सिंपली आप ट्रेसपास कर रहे हैं तो वो तो अतिचार जो है वो टोर्ट में पढ़ा जाता है, अतिचार। क्यों कल्पना? ठीक है, बाकी जब उसमें 441 में बताई गई बातें इंक्लूड हो जाती हैं तब वो जो ट्रेसपास है वो क्रिमिनलिटी में उसका चेंज हो जाता है, वो क्रिमिनल ट्रेसपास हो जाता है। वो कह रहा है कि जो कोई ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर जो किसी दूसरे के कब्ज़े में है, तो एक बात समझ लीजिए कि जो क्रिमिनल ट्रेसपास है वो कब्ज़े के विरुद्ध अपराध है। क्या समझे? अपराध क्या है? वो कब्ज़े के विरुद्ध है। इस आशय से प्रवेश करता है कि वह कोई अपराध करे या किसी व्यक्ति को जिसके कब्ज़े में ऐसी संपत्ति है अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे, अथवा ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर विधि पूर्वक प्रवेश करके वहां विधि विरुद्ध रूप से इस आशय से बना रहता है कि तद्वारा वह ऐसे व्यक्ति को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे, या इस आशय से बना रहता है कि कोई अपराध करे, वह आपराधिक अतिचार करता है, यह कहा जाता है। क्लियर हुआ एनु जी? यस सर। तो कब्जे के विरुद्ध अपराध है, इस बात का क्या मतलब निकलता है कल्पना? कब्जे के विरुद्ध अपराध है, इस बात से क्या तात्पर्य निकलता है? हाँ बोलिए कल्पना। हाँ क्या कह रहे हो? अच्छा, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। एनू, आप बताने का प्रयास कीजिए। सर इस जैसे मतलब है कि कोई प्रॉपर्टी है जो हमारी खुद की है, हमारे पोजीशन में है, लेकिन उस पर कोई और जो है वो मतलब जबरदस्ती उस पर ट्रेसपास कर रहा है।
देखिए मतलब हमारी हम्म, ट्रेसपास कर रहा है कि हमें इंसल्ट करके या फिर किसी और भी क्रिमिनल किसी भी और ऑफेंस के जरिए। नहीं वो बात आपकी सब सही है, लेकिन जो मेरा सवाल है वो समझिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैंने बताया है कि जो आपराधिक अतिचार है वो अपराध जो है वो कब्ज़े के विरुद्ध है। जैसे कि चोरी का अपराध भी मैंने आपको बताया था कि वो भी कब्ज़े के विरुद्ध अपराध है। जी सर। देखिए स्वामित्व और कब्ज़ा दो अलग अलग चीज़ें हैं। आपको जब हम लोग विधि शास्त्र जुरिस्प्रूडेंस पढ़ाएंगे तो वहाँ विस्तार पूर्वक समझाएंगे कि स्वामित्व और कब्ज़ा दो अलग फिनोमिना है। क्यों प्रीति सर जी? स्वामित्व तो वो होता है ना, ओनरशिप। जैसे सपोज हमारी ही चीज है, वो सिर्फ हमारे कब्जे में है, उसके हम स्वामी है, कि जैसे हमारी कोई प्रॉपर्टी है और हम उस पे किसी को रेंट पे दे दें तो उस वो जो मतलब हमारा टेनेंट रखा है तो उस वक्त वो उसका पोजीशन है, तो वो उसके उस वक्त कब्जे में है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया कि स्वामित्व जो है और कब्ज़ा जो है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप किसी प्रॉपर्टी के स्वामी हो सकते हैं, लेकिन यदि आपने वो प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी तो आपने क्या रेंट पे दिया है? उसका कब्ज़ा ही तो रेंट पे दिया है। कब्ज़े के जी सर। बदले में ही तो आप रेंट ले रहे हैं। जी ठीक है ना? तो वैसी अवस्था में ये जो अपराध है, आपराधिक अतिचार है, मान लीजिए प्रॉपर्टी के स्वामी आप हैं, आपने टेनेंट रखा हुआ है, तो आप टेनेंट के यहाँ घुस के और ये सब बातें करने लगें, उसको इंटिमिडेट करने लगें, क्षुब्ध करने लगें, अपमानित करने लगें, या कोई अपराध करने के लिए आप वहाँ पहुँच जाएं, तो आप अपनी ही प्रॉपर्टी पे क्रिमिनल ट्रेसपास के दोषी हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? जी सर, हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। ऐसे ही हमने चोरी के अपराध में भी समझाया था कि ये कब्ज़े के विरुद्ध अपराध है चोरी भी। वहाँ 5 जो तत्व हैं, उन 5 में से एक तत्व जो है वो ये भी है कि किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे से। तो वहाँ भी मैंने आपको समझाया था कि आप अपनी ही संपत्ति की चोरी के लिए भी लायबल हो जाओगे। अपनी ही संपत्ति की चोरी, अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो जाएगा, जब अपनी संपत्ति है तो उसको चोरी कैसे कर लेंगे हम? बिल्कुल चोरी हो सकती है, बताया था ना। तो ये चीज़ें बारीक बारीक चीज़ें हैं जिनको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, अब इसमें जो है 441 में स्टेट अमेंडमेंट है, उत्तर प्रदेश का राज्य संशोधन है, तो हमें राज्य संशोधन भी ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्टेट का ही संशोधन है। और हमारे स्टेट में क्या इन्होंने चेंज किया है 441 में, ये कह रहा है क्रिमिनल ट्रेसपास। ये कह रहा है whoever enters into or upon property in possession of another with intent to commit an offense or to intimidate, insult or annoy any person in possession of such property or having lawfully entered into or upon such property unlawfully remains there with intent thereby to intimidate, insult or annoy any such person or with intent to commit an offense or having entered into or upon such property whether before or after the coming into force of the Criminal Law UP Amendment Act 1961 with the intention of taking unauthorized possession or making unauthorized use of such property fails to withdraw from such property or its possession or use when called upon to do so by that another person by notice in writing duly served upon him by the date specified in the notice इज सेड टू कमिट क्रिमिनल ट्रेसपास। यूपी एक्ट जो है कितना है? यूपी एक्ट है 31 ऑफ 1961 सेक्शन नंबर 2 विद इफेक्ट फ्रॉम 13/11/1961। तो देखिए राज्य संशोधन किया गया है इसमें, और 441 में एक तरह से प्रॉपर्टी के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, जो भूमाफिया वगैरह प्रॉपर्टी पे कब्जे वगैरह करते हैं, तो उनके लिए यहाँ इन्होंने ये बताया है। पहले वाला जो इसका पार्ट है 441 का वो तो सेम ही है जो ऊपर हमने समझा है। ये सेकंड पार्ट कह रहा है कि या ऐसी संपत्ति पर अपराधिकृत कब्जा ग्रहण करने या अपराधिकृत प्रयोग करने के आशय से चाहे दंड विधि उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1961 के प्रवर्तन के पहले या पश्चात संपत्ति में या संपत्ति में प्रवेश करके
ऐसी संपत्ति या इसके कब्जे या प्रयोग से उस अन्य व्यक्ति द्वारा उस पर सम्यक रूप से तामील की गई लिखित सूचना द्वारा हट जाने के लिए कहने पर सूचना में विनिर्दिष्ट तिथि तक हटने में असफल रहे तो यह कहा जाता है कि वह आपराधिक अतिचार करता है। तो इन नोटिस की व्यवस्था जो सामान्य वाला जो हम 41 पढ़ा है उसमें कोई नोटिस की व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश ने संशोधन करके ये बताया कि वहाँ नोटिस दिए जाने के बावजूद अगर कोई अनऑथराइज पर्सन उस संपत्ति पर बना रहता है जहाँ उसे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है तो ये माना जाएगा कि उसने क्रिमिनल ट्रेसपास किया है। इज दैट ओके? क्लियर है शर्मा जी? जी सर। अब 442 बात करता है हाउस ट्रेसपास की। ठीक है, देखिए 441 बात कर रहा है आपराधिक अतिचार और 442 बात कर रहा है हाउस ट्रेसपास। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है हुएवर कमिट्स क्रिमिनल ट्रेसपास बाय एंटरिंग इनटू और रिमेनिंग इन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल यूज्ड एज ए ह्यूमन ड्वेलिंग और एनी बिल्डिंग यूज्ड एज ए प्लेस फॉर वर्शिप और एज ए प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी इज सेड टू कमिट हाउस ट्रेसपास। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो कोई किसी निर्माण तंबू या जलियान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है या किसी निर्माण में जो उपासना स्थान के रूप में, यानी कि कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ भी हो सकता है, या किसी संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है, प्रवेश करके उसमें बना रहकर आपराधिक अतिचार करता है, वह गृह अतिचार करता है, यह कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, ये कह रहा द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द क्रिमिनल ट्रेसपासर्स बॉडी इज एंटरिंग सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट हाउस ट्रेसपास। ये कह रहा कि आपराधिक अतिचार करने वाले व्यक्ति के शरीर के किसी भाग का प्रवेश गृह अतिचार गठित करने के लिए पर्याप्त प्रवेश है। यानी कि यदि आपने एक कदम भी रख दिया, क्या समझे? स्पष्टीकरण क्या समझ आया आपके? प्रीति जी आप बताइए। जी प्रीति जी सुन पा रही हैं मुझे? जी सर। हाँ, स्पष्टीकरण के बारे में पूछ रहा हूँ कि आपको 442 का स्पष्टीकरण क्या समझ में आ रहा है? या यही कि कोई अगर जबरदस्ती कोई संपत्ति में कब्जा वगैरह करता है। नहीं, ओनली एक्सप्लेनेशन 440 का केवल एक्सप्लेनेशन पूछ रहा हूँ, और तो बाकी स्टोरी तो हो गई। एक एक्सप्लेनेशन पढ़ा है हमने अभी 442 का, आप पढ़ लीजिए। आपराधिक अत्याचार से अगर करे तो आपके पास बेर एक्ट नहीं है क्या? जी सर। आपके पास आईपीसी का बेर एक्ट नहीं है क्या अभी फिलहाल? नहीं सर, अभी फिलहाल नहीं है, वो ऊपर है। ओके, देखिए क्लास में जब भी आप उपस्थित रहें तो बेर एक्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग बेर एक्ट को ही डिस्कस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। और कोई साथी बताना चाहेगा? हाँ, एनू आप बताना चाहेंगी स्पष्टीकरण क्या कह रहा है? हाँ सर, ये है कि अगर किसी की प्रॉपर्टी में हम ट्रेसपास करके जैसे ही हमने अपना पहला कदम उसमें बढ़ाया तो हम उस चीज के लिए दोषी हो जाएंगे कि हमने उस प्रॉपर्टी में ट्रेसपास किया है। हाँ, चाहे हम अपना हाथ पैर मुंह सिर कुछ भी अगर हमने एंटर कर लिया। ये कह रहा है आपराधिक अत्याचार करने वाले व्यक्ति के शरीर के किसी भाग का प्रवेश गृह अतिचार गठित करने के लिए पर्याप्त प्रवेश है, ये कह रहा है हमारा स्पष्टीकरण। समझ आ गया भाई? 442 फिरोज, कल्पना, सरजीत शर्मा जी, एनू, प्रीति। आज क्लास मेंबर्स कुछ कम हैं, मुझे लग रहा है वो कोई एक शादी सगाई में कहीं गए हुए हैं। मैसेज आया था एक साथी का। जी प्रीति जी आप हाथ उठा रही हैं, कुछ कहना चाह रही हैं? सर, मैं पूछना था कि संपत्ति में कुछ जैसे है ना
मूवेबल और अनमूवेबल दोनों में ही है क्या ये? एक्चुअली ये जो ट्रेसपास वाली कहानी है ना, ये आप ट्रेसपास जो करेंगे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ही ट्रेसपास होता है, ठीक है ना। ओके, क्योंकि ठीक है सर। संपत्ति पे प्रवेश कर रहे हैं, और ये मूवेबल प्रॉपर्टी भी इसमें आ जाती है कई जगह पे, जैसे जलियान है, तो जलियान कैसी प्रॉपर्टी है? मूवेबल ही वो है। मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो यहाँ संपत्ति शब्द आया है, तो संपत्ति शब्द में दोनों ही प्रकार की संपत्ति है। मान लीजिए आपकी कार में कोई घुस जाए, तो कार कैसी संपत्ति है आपकी? मूवेबल है, जी सर। है ना। तो वहाँ ये कह रहा है कि जो कोई किसी निर्माण तंबू या जलियान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, तो अगर कोई आपकी कार में एंट्री करने लगे, तो वहाँ भी तो आप फिलहाल भाई आपको इसी प्रकार से धमकाने के आशय से, कोई अपराध करने के आशय से, तो ट्रेसपास, चूँकि जलियान शब्द यहाँ आया है, तो जलियान भी एक तरह से क्या है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो संपत्ति शब्द आया है, संपत्ति पर प्रवेश, जहाँ प्रवेश करने लायक कोई संपत्ति है जिस पर एंट्री की जा सके, है ना। क्यों है नो? यस जी सर। जो एंट्रेबल हो, जिसमें प्रवेश किया जा सके। अब अगली जो धारा है 443, ये कह रहा लर्किंग हाउस ट्रेसपास, ठीक है, प्रच्छन्न गृह अतिचार। ये कह रहा हुएवर कमिट्स हाउस ट्रेसपास हैविंग टेकन प्रिकॉशंस टू कंसील सच हाउस ट्रेसपास फ्रॉम सम पर्सन हु हैज ए राइट टू एक्सक्लूड और इजेक्ट द ट्रेसपासर फ्रॉम द बिल्डिंग, टेंट और वेसल विच इज सब्जेक्ट ऑफ द ट्रेसपास इज सेड टू कमिट लर्किंग हाउस ट्रेसपास। ये कह रहा है कि जो कोई यह पूर्वावधानी बरतने के पश्चात गृहतिचार करता है कि ऐसे गृहतिचार को किसी ऐसे व्यक्ति से छिपाया जाए जिसे उस निर्माण तंबू या जलियान में से जो अतिचार का विषय है, अतिचारी को अपवर्जित करने या बाहर कर देने का अधिकार है, वह प्रच्छन्न गृहतिचार करता है, यह कहा जाता है। तो क्या हुआ मतलब प्रच्छन्न गृहतिचार का, कि वो इस प्रकार ट्रेसपास कर रहा है कि जो उसे वहाँ हटाने वाला कोई व्यक्ति है, जो आपको एक्सक्लूड या इजेक्ट करने का अधिकार रखता है, उससे बचा के आप गृहतिचार कर रहे हैं, उसकी नज़रों से बच के आप हाउस ट्रेसपास कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कह रहा है कि जो कोई यह पूर्वावधानी बरतने के पश्चात गृहतिचार करता है कि ऐसे गृहतिचार को किसी ऐसे व्यक्ति से छिपाया जाए, तो छिपाकर कैसे आप गृहतिचार करेंगे? चुपके आप घुस जाएंगे घर में, ठीक है, बचा के नज़रों से। इज दैट ओके? और 444 क्या कह रहा है? 444 ये कह रहा है लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार। तो 443 वाली बात यदि कोई सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात करता है तो 444 एक्शन में आ जाती है। ये कह रहा है हुएवर कमिट्स लर्किंग हाउस ट्रेसपास आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज इज सेड टू कमिट लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। जो कोई सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व प्रच्छन्न गृह अतिचार करता है वह रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार करता है, यह कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? किसी को कोई समस्या? नो सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब अगला जो सेक्शन है 445 हाउस ब्रेकिंग की बात करता है, ठीक है, गृह भेदन। तो देखते हैं 445 लंबी सेक्शन है और इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें ये बता रहा है कि अ पर्सन इज सेड टू कमिट हाउस ब्रेकिंग हु कमिट्स हाउस ट्रेसपास इफ ही इफेक्ट्स हिज एंट्रेंस इनटू द हाउस
or any part of it in any of the 6 ways hereinafter described, or if being in the house or any part of it for the purpose of committing an offence or having committed an offence therein, he quits the house or any part of it in any of such 6 ways, that is to say। देखिए 6 तरीके बताए हैं 445 में, और क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति गृहातिचार करता है वह गृह भेदन करता है। यह कहा जाता है यदि वह उस गृह में या उसके किसी भाग में एतस्मिन पश्चात वर्णित 6 तरीकों में से किसी तरीके से प्रवेश करता है, अथवा यदि वह उस गृह में या उसके किसी भाग में अपराध करने के प्रयोजन से होते हुए या वहां अपराध कर चुकने पर उस गृह से या उसके किसी भाग से ऐसे 6 तरीकों में से किसी तरीके से बाहर निकलता है। तो 445 में याद रखने वाली बात सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि यहाँ 6 प्रकार आपको याद रखने हैं। आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि 445 में गृह भेदन में कितने तरीके बताए हैं जिन तरीक़ों से आप एंटर करें या एग्जिट करें। ठीक है, देखिए हाउस ब्रेकिंग, पीछे हम पढ़े हाउस ट्रेसपास, यहाँ ब्रेकिंग बताया जा रहा है। सर आपकी आवाज़ जी, आवाज़ में कुछ समस्या है, सभी को है कि एनु को ही है भाई? कल्पना, फिरोज, जी, इंटरनेट में कुछ समस्या थोड़ी सी नज़र आई थी मुझे। अब कैसी आवाज़ आ रही है मेरी भाई? एनु अभी ठीक है सर, ठीक है, अभी ठीक आ रही है सर। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छी जी। बात। तो सामान्य तरीके से आप कहीं किसी घर में घुसो तो वो तो, और पिछली धाराओं में बात बताई गई है उसके लिए घुसो, तो वो तो है गृह अतिचार। और 445 में जो 6 व्यवस्थाएं बताई हैं उन व्यवस्थाओं से आप या तो घुसें या निकलें तो आप करते हैं हाउस ब्रेकिंग। तो पढ़ते हैं कि 6 पार्ट क्या क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फर्स्ट कह रहा है, इफ़ ही एंटर्स और क्विट्स थ्रू ए पैसेज मेड बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अबेटर ऑफ द हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द हाउस ट्रेसपास। पहला कह रहा है कि यदि वह ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जो स्वयं उसने या उस गृह अतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने वह गृह अतिचार करने के लिए बनाया है। क्या समझे? कोई रास्ता बना लिया घर में घुसने का या निकलने का, या तो आपने स्वयं बना लिया या आपके किसी एबेटर ने बना दिया कि यहाँ से एंटर कर देना, यहाँ से एग्जिट कर जाना। एंटर करे या एग्जिट करे, दोनों ही अवस्था में गृह भेदन हो जाएगा भैया। क्लियर है एनु? जी सर। भाई जो पैसेज मेड बाय हिमसेल्फ और एनी अबेटर, दोनों बातें बताई हैं, या तो खुद ने उसको किया हो, पैसेज बनाया हो, है ना, या उसके लिए किसी उसके दुष्प्रेरक ने बनाया हो। सेकेंडली कह रहा है, इफ़ ही एंटर्स और क्विट्स थ्रू एनी पैसेज नॉट इंटेंडेड बाय एनी पर्सन अदर देन हिमसेल्फ और एन अबेटर ऑफ द ऑफेंस for human entrance or through any passage to which he has obtained access by scaling or climbing over any wall or building। दूसरा कह रहा है, यदि वह ऐसे किसी रास्ते से जो उससे या उस अपराध के दुष्प्रेरक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा मानव प्रवेश के लिए आश्रित नहीं है, या किसी ऐसे रास्ते से जिस तक कि वह किसी दीवार या निर्माण पर सीढ़ी द्वारा अन्यथा चढ़कर पहुंचा है, प्रवेश करता है या बाहर निकलता है। क्या समझे भाई? कोई पैसेज है, कोई रास्ता है, लेकिन वो मानव प्रवेश के लिए इंटेंडेड नहीं है।
पिछले वाले में तो पैसेज बनाया गया है, दूसरे वाले में पैसेज ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन वो पैसेज मानव के प्रवेश के लिए या निकलने के लिए आश्रित नहीं है। क्या समझे इस बात से एनु? फिर ये है कि वो मतलब बोलिए बोलिए। मतलब सर जो दीवार जैसे ऊंची ऊंची दीवारें होती है, मतलब उस पे हम नॉर्मली हम तो नहीं चढ़ के जाएंगे, जो हमारा घर है हम तो एंट्री तो गेट से ही करेंगे, लेकिन कोई दूसरा है वो सीढ़ी लगा के चढ़े या दीवार पे किसी भी और सोर्सेस से चढ़े, तो ये उस चीज के लिए है, वो उस तरीके से ट्रेसपास करता है। देखिए पीछे वाले पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा है कि वो ऐसे रास्ते से प्रवेश कर रहा है, या तो उसने वो खुद बनाया है या किसी अबेटर ने बनाया है। दूसरे वाले में कह रहा है कि दूसरे वाले में रास्ता बनाया नहीं है, रास्ता ऑलरेडी है वहाँ, लेकिन वो रास्ता मानव प्रवेश के लिए या मानव निकासी के लिए इंटेंडेड नहीं है। जैसे कोई रोशनदान है घर में, तो रोशनदान किस चीज़ के लिए बनाया जाता है? हवा के आने जाने के लिए रोशनी के लिए। और कोई उसमें से घुसे, उसमें से निकले। तो यहाँ रोशनदान को बनाया तो नहीं हमने, वो तो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन वो बना किस आशय से है? वो इसलिए बना है कि भाई सफोकेशन ना हो, हवा का आना जाना बना रहे। तो वो मानव प्रवेश या मानव निकासी के लिए थोड़ी बना है। और कोई बंदा सीढ़ी लगा के कोई ऐसे स्थान तक पहुँच के ऐसी एक्सेस बनाता है, पहुँचता है वहाँ तक। तो सेकंड पार्ट इस बात को कवर कर लेता है। इज़ दैट ओके? समस्या कोई यहाँ तक? इमरजेंसी एग्जिट होते हैं तो वो भी तो हो सकता है ना? वो इमरजेंसी एग्जिट आगे बताया जाएगा। ये जो 6 हिस्से हम पढ़ रहे हैं, ये आपकी सारी समस्याओं का निवारण मिलेगा इनमें। प्रीति जी क्लियर हो रहा है आपको? कुछ समझ आ रहा है? जी जी सर, जी सर। चलिए, थर्डली कह रहा है इफ़ ही एंटर्स और क्विट्स थ्रू एनी पासेज which he or any abettor of the house trespass has opened in order to the committing of the house trespass by any means by which that passage was not intended by the occupier or the house to be opened। ये कह रहा है कि यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसको उसने या उस गृहअतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने वह गृहअतिचार करने के लिए किसी ऐसे साधन द्वारा खोला है जिसके द्वारा उस रास्ते का खोला जाना उस ग्रह के अधिभोगी द्वारा आश्रित नहीं था। ठीक है, ये कह रहा है कि कोई ऐसा रास्ता है जिसको किसी ऐसे साधन द्वारा खोला है जिसको खोलना ग्रह के अधिभोगी द्वारा आश्रित नहीं था। अधिभोगी किसे कहते हैं? जो घर का ऑक्यूपायर है, जिसका मतलब जिसको जो कब्जाधारी है वहाँ। ठीक है, इज दैट ओके? जी मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी के घर की दीवार को तोड़कर एक छेद बनाया और छेद बनाकर उसमें हाथ डाला, तो क्या अपराध हो गया फिरोज? जी सर। मैं पूछ रहा हूँ कि किसी व्यक्ति ने किसी के घर की दीवार को तोड़कर एक छेद बनाया, जिसे नकब लगाना कहते हैं, पाड़ देना शुद्ध देसी भाषा में बोले तो, और उसमें से उसने अपना हाथ अंदर डाला। सर अपराध क्या उसने? कुंभल बोलते हैं उसे, कुंभल करना। हाँ, कुंभल लगाना, नकब लगाना, पाड़ देना। तो हाथ एंटर हुआ है अभी एनु, तो क्या अपराध हो गया?
जी सर, वो है ना 442 के एक्सप्रेशन में दिया है ना कि बॉडी का कोई भी पार्ट यस जैसे एंट्री यस करेगा यस। वो फिर में टेस्ट पास हो जाएगा। हाँ, तो हाथ प्रवेश करना भी अपने आप में क्या हो गया, अपराध कंप्लीट हो गया। चलो ऑफेंस है। हाँ, द फोर्थली कह रहा है इफ़ ही एंटर्स और क्विट्स बाय ओपनिंग एनी लॉक इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द हाउस ट्रेसपास और इन ऑर्डर टू द क्विटिंग ऑफ द हाउस आफ्टर ए हाउस ट्रेसपास। ये कह रहा है यदि गृह अतिचार को करने के लिए या गृह अतिचार के पश्चात उस गृह से निकल जाने के लिए वह किसी ताले को खोलकर प्रवेश करता है या बाहर निकलता है। देखिए, जहाँ ताला लगा हुआ है, ताले को खोल के तोड़ के या तो वो घुसे या वो निकले तो भी गृह भेदन। जब हमने ताला लगा दिया तो जो हमने मेन गेट है ना, जहाँ से हम सामान्यतः आते जाते हैं, तो उस टाइम हमने उसको आने जाने से बंद कर दिया है, जब तक कि हम स्वयं उस ताले को खोल के किसी को अनुमत ना करें अंदर आने के लिए या बाहर जाने के लिए। तो जो ताले वाला गेट है, भले ही सामान्य तौर पे हम आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। भाई, रात को आप घर में सोते हैं तो घर के जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार को बंद करके उस पर ताला वाला लगा के सोते हैं नहीं है। तो वैसी अवस्था में कोई ताला खोल के घुसे या ताला तोड़ के घुसे या ताला खोल के निकले या ताला तोड़ के निकले, तो दोनों ही अवस्थाओं में कैसे हो जाएगा, वो गृह भेदन की श्रेणी में आ जाएगा। इज दैट ओके? फिफ्थली कह रहा है इफ ही इफेक्ट्स हिज एंट्रेंस और डिपार्चर बाय यूजिंग क्रिमिनल फोर्स और कमिटिंग एन असोल्ट और बाय थ्रेटनिंग एनी पर्सन विद असोल्ट। और ये कह रहा है कि यदि वह आपराधिक बल के प्रयोग या हमले या किसी व्यक्ति पर हमला करने की धमकी द्वारा अपना प्रवेश करता है या प्रस्थान करता है, तो यदि हमले के साथ आप क्या करोगे, ट्रेसपास करोगे, तब भी आप गृह भेदन करोगे। ठीक है भाई, किसी व्यक्ति पर हमला करने की धमकी द्वारा प्रवेश करता है या प्रस्थान करता है, तो वैसी अवस्था में क्या है, वो गृह भेदन ही माना जाएगा। क्योंकि वहाँ जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वो व्यक्ति एक तरह से दीवार है, और उस दीवार को आप हमले की धमकी देकर हटाते हो, उसे कहते हो कि अगर नहीं हटा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा या तेरे साथ मारपीट कर दूंगा, तुझे इंजर्ड कर दूंगा। तो ऐसी अवस्था में भी यदि कोई ऐसा कृत्य करता है तो वो भी गृह भेदन की श्रेणी में आएगा। इज दैट ओके? सिक्सथली कह रहा है इफ़ ही एंटर्स और क्विट्स बाय एनी पैसेज विच ही नोज टू हैव बीन फास्टनड अगेंस्ट सच एंट्रेंस और डिपार्चर एंड टू हैव बीन अनफास्टनड बाय हिमसेल्फ और बाय एन एबेटर ऑफ द हाउस ट्रेसपास। ये कह रहा है यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसके बारे में वह जानता है कि वह ऐसे प्रवेश या प्रस्थान को रोकने के लिए बंद किया हुआ है और अपने द्वारा या किसी गृह अतिचार के दुष्प्रेरक द्वारा खोला गया है। इज दैट ओके? ये वैसे ही बात है एनु, जैसे कि हम वो इमरजेंसी वाले गेट की आप बात कर रहे थे। जी सर। तो सामान्य अवस्थाओं में इमरजेंसी गेट को तो हम बंद रखते हैं ना। हाँ जी सर। इमरजेंसी गेट तो इमरजेंसी में खोला जाता है। तो वैसी अवस्था में इस प्रकार के रास्ते जो कि सामान्यतः आने जाने के लिए बंद किए हुए हैं हमने, और ऐसे रास्ते को खोल के घुसता है या खोल के निकलता है, स्वयं करता है या कोई दुष्प्रेरक उसके लिए ऐसा करता है, तो छठे हिस्से में कवर हो जाएगा आपका मामला। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब इसका स्पष्टीकरण कह रहा है, ये कह रहा है एनी आउट हाउस or building occupied with a house and between which and such house there is an immediate internal communication is part of the house within the meaning of this section। ये कह रहा है कि स्पष्टीकरण कह रहा है कोई उपग्रह या निर्माण जो किसी ग्रह के साथ साथ अधिभोग में है और उस जिसके और ऐसे ग्रह के बीच आने जाने का अव्यवहित भीतरी रास्ता है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत उस ग्रह का भाग है। ये स्पष्टीकरण बता रहा है कि कोई घर है और घर के साथ कोई आउट हाउस बना हुआ है। आउट हाउस जानते हैं आप? जी सर, जैसे सर घर से बाहर थोड़ा सा हटके कोई सर्वेंट क्वार्टर वगैरह बना देते हैं उस टाइप से। सर्वेंट क्वार्टर हो सकता है या गेस्ट रूम हो सकते हैं। जी सर। ठीक है,
तो उस आउट हाउस के आने घर के बीच आने जाने का कोई रास्ता हो सकता है इंटरनल, वो होता ही है नॉर्मली। सर मोस्टली होते ही हैं। हाँ, तो वो सारा एरिया आउट हाउस के समेत वो ग्रह का ही हिस्सा माना जाएगा, ये एक्सप्लेनेशन कह रहा है। इज दैट क्लियर? अब इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं फटाफट। ये इलस्ट्रेशन आपको क्लियर कर देगा सारी कहानी 445 की। इलस्ट्रेशन ए कह रहा है, ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय मेकिंग ए होल थ्रू द वॉल ऑफ जेड्स हाउस एंड पुटिंग हिज हैंड थ्रू द अपर्चर, दिस इज हाउस ब्रेकिंग। कह रहा कि यह के ग्रह की दीवार में छेद करके और उस छेद में से अपना हाथ डालकर कै ग्रह अतिचार करता है, तो यह ग्रह भेदन है। ठीक है, मतलब कि आप ये मान के चलिए कि जो ग्रह भेदन है वो बेसिकली क्या है, बेसिकली ग्रह अतिचार तो वो है ही है, लेकिन जब वो 445 में बताई गई 6 अवस्थाओं से किया जाए तो वो ग्रह अतिचार ही ग्रह भेदन हो जाता है। क्या समझे कल्पना? जी सर। अगला कह रहा है, ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय क्रीपिंग इनटू अ शिप एट ए पोर्ट होल बिटवीन डेक्स, दिस इज हाउस ब्रेकिंग। ये कह रहा है कि कै तल्लों के बीच की बारी में से रेंग कर एक पोत में प्रवेश करने द्वारा ग्रह अतिचार करता है, यह ग्रह भेदन है। देखिए, पोत में प्रवेश करने का एक सामान्य रास्ता होगा नहीं होगा, तो ये वहाँ से प्रवेश ना करके तल्लों के बीच की बारी में से रेंग कर उसमें घुसता है। किसमें? जलयान में, पोत में। पोत जलयान को तो बोलते हैं। तो ऐसी अवस्था में वो ग्रह अतिचार कर रहा है, और ग्रह अतिचार कैसे कर रहा है? एक ऐसे तरीके से कर रहा है जो सामान्यतः पोत में प्रवेश करने के लिए सामान्य तरीका नहीं है। अगला कह रहा है, ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग जेड्स हाउस थ्रू ए विंडो, दिस इज हाउस ब्रेकिंग। तो देखिए, विंडो जो है वो प्रवेश घर में घुसने और निकलने के लिए नहीं होती है। विंडो काहे के लिए है? विंडो प्रकाश के लिए, हवा के लिए विंडो बनाई जाती है। तो यहाँ ये बता रहा है कि यह के ग्रह में खिड़की से प्रवेश करने द्वारा क्या ग्रह अतिचार करता है, यहाँ वो ग्रह भेदन करता है। अगला कह रहा है, ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग जेड्स हाउस थ्रू द डोर हैविंग ओपन्ड अ डोर विच वाज फास्टन्ड, दिस इज हाउस ब्रेकिंग। ये कह रहा है कि एक बंद द्वार को खोलकर यह के ग्रह में उस द्वार से प्रवेश करने द्वारा कै ग्रह अतिचार करता है, यह ग्रह भेदन है। जो द्वार था वो सामान्यतः बंद था, उस बंद द्वार को खोल के आप एंट्री करोगे तो ग्रह भेदन करोगे। ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग जेड्स हाउस थ्रू द डोर हैविंग लिफ्टेड अ लैच बाय पुटिंग ए वायर थ्रू ए होल इन द डोर, दिस इज हाउस ब्रेकिंग। ये कह रहा है, यह के ग्रह में द्वार के छेद में, यह के ग्रह में द्वार के छेद में से तार डालकर सिटकनी को ऊपर उठाकर उस द्वार से प्रवेश करने के द्वारा कै ग्रह अतिचार करता है, यह ग्रह भेदन है। जब सिटकनी बंद है, आपने एक तार डाला, तार डाल के सिटकनी आपने उठा दी, तब उसके बाद आप एंट्री कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? ग्रह भेदन कर रहे हो। इज दैट ओके? ये कह रहा है अगले वाला लेसन, ए फाइंड्स द की ऑफ जेड्स हाउस डोर विच जेड हैड लॉस्ट एंड कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग जेड्स हाउस हैविंग ओपन्ड द डोर विद दैट की, दिस इज हाउस ब्रेकिंग। भाई, किसी के घर की चाबी खो गई है और किसी अन्य व्यक्ति को मिल गई है, उस चाबी के द्वारा उसका ग्रह खोलकर, उसका दरवाज़ा खोलकर आप एंटर कर रहे हो, तो ये भी ग्रह भेदन हो रहा है। ठीक है, ये कह रहा है, जेड इज स्टैंडिंग इन द डोर वे, ए फोर्सेस ए पासेस बाय नॉकिंग जेड्स डाउन एंड कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग द हाउस, दिस इज हाउस ब्रेकिंग। ये कह रहा है, ये अपनी ड्योढ़ी पे खड़ा है, यह को धक्के से गिराकर के उस ग्रह में बलात् प्रवेश करने द्वारा ग्रह अतिचार करता है, यह ग्रह भेदन है। मैंने बताया था कि गेट पे खड़ा हुआ है बंदा, उसको आप धमका के, हमले का डर दिखा के, हमला करके, आपराधिक बल का प्रयोग करके आप एंट्री करते हो, तो ग्रह भेदन करते हो। ठीक है, द नेक्स्ट वन, ये कह रहा है, जेड द डोर कीपर ऑफ वाई
is standing in wise doorway. A commits house trespass by entering the house, having deterred Jed from opposing him by threatening to beat him. This is house breaking. ये कह रहा है यह जो मैं का दरबान है, मैं की ड्योढ़ी में खड़ा है, यह को मारने की धमकी देकर क्या उसको विरोध करने से भयोप्रत करके गृह में प्रवेश करने द्वारा गृह अतिचार करता है, तो गृह भेदन करता है. इज दैट ओके? और 446 कह रहा है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट. वही बात जो है जो हमने गृह अतिचार के बारे में पढ़ी थी कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात गृह भेदन करेगा वो 446 में बताया गया गृह भेदन होगा. वो रात्रों गृह भेदन है. हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट 446 बताता है इसके बारे में. तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को समापन हम यहीं 446 तक करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. सभी को शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. 344 और 446 में क्या डिफरेंस रहेगा फिर? किसमें? 344 एंड 446 में क्या डिफरेंस रहेगा? एक्चुअली वो मैडम वहाँ गृह अतिचार बताया है और यहाँ गृह भेदन है. ठीक है, ओके ओके. वो गृह अतिचार बताया है, यहाँ गृह भेदन बताया है. ये अंतर है. ओके, गुड नाइट.